एक बहुत ही सुंदर राज्य में एक बाजार लगा हुआ था। जबरदस्त चहल पहल थी और सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाजार से अपने मनपसंद कपड़े बर्तन अन्य सामान खरीद रहे थे। एक 8 वर्ष की लड़की एक कपड़े की दुकान पर दुकानदार से बार बार विनती कर रही थी, दे दो ना मुझे यह रंग बिरंगी चुन्नी, दे दो काका। दुकानदार पल्ला झाड़ते हुए बोला, अरे ये रंग बिरंगी चुन्नी 12 आने की है और तू हर बार ले आती है 4 आने। अरे इतने में चुन्नी तो क्या, चुन्नी का धागा भी नहीं मिलेगा। दे दो ना काका, मैं धीरे धीरे सारे पैसे लौटा दूंगी। लड़की अभी जिद कर ही रही थी कि एक लड़के की आवाज़ आती है, अरे दे दो ना काका, पैसे मैं दे दूंगा। दुकानदार ने और लड़की ने देखा कि लगभग 12 वर्ष का एक लड़का खड़ा हुआ था। लड़का आगे बोला, इतने दिनों से देख रहा हूँ, बेचारी रोज आती है और यही एक चुन्नी मांगती है और तुम हर बार इसे खाली हाथ लौटा देते हो। चलो अब की बार इसे चुन्नी दे दो, मैं पैसे चुका दूंगा काका। बहुत खूब, लड़की नहीं निकलवा पाई चुन्नी तो तू आ गया ले लें, मुझे लूटेगा क्या। लेकिन तेरी दाल नहीं गलने वाली। पैसा लेकर आ और चुन्नी ले जा, समझा, अब जा यहाँ से। लड़का विनम्र होकर लेकिन दृढ़ता से बोला, ठीक है काका, अब इसके पैसे मैं ही दूंगा, पर यह चुन्नी किसी और को मत बेचना। ठीक है, तेरी बात मान लेता हूँ, लेकिन बेटा पूरे पैसे ही लूंगा। बिना पैसे लिए तुझे चुन्नी नहीं दूंगा। जा भूल जा चुन्नी को। और वह लड़का और लड़की दुकान से चल दिए। लड़की ने लड़के को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने लड़के से पूछा, कौन हो तुम, पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मेरे लिए चुन्नी तुम क्यों खरीदोगे। मैं यहाँ पास के गांव में रहता हूँ और रोज देखता हूँ कि तू काका से चुन्नी मांगती है, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं तुझे चुन्नी दिलवाऊंगा। इस दिन के बाद उस लड़के और लड़की की मुलाकात संयोगवश उसी बाजार में होने लगी। कभी सब्जी की दुकान पर तो कभी राशन की दुकान पर। दोनों में बातें बढ़ने लगीं तो लड़के ने एक दिन लड़की से पूछ ही लिया, क्या तेरी सगाई हो गई। लड़की सुनकर शर्मा गई। उसके मुंह से इतना ही निकला, नहीं, और वह भाग गई। संयोगवश जब भी दोनों की मुलाकात होती, लड़का हर बार उससे प्रश्न करता, क्या तेरी सगाई हो गई, और लड़की हमेशा उत्तर में सिर्फ इतना ही कहती, नहीं, और शर्मा कर वहाँ से भाग जाती। यह लड़का साथ ही साथ किसी खेत में मजदूरी करता था और उससे मिलने वाले पैसे जमा करता रहता था लड़की की चुन्नी खरीदने के लिए। इस दौरान लड़की से जब भी मिलता तो वह प्रश्न जरूर करता, क्या तेरी सगाई हो गई, और लड़की हमेशा नहीं बोलकर शर्मा कर भाग जाती। दिन बीते और लड़की ने खेत पर मजदूरी करते हुए चुन्नी खरीदने लायक पैसे कमा डाले। पैसे लेकर वह भागता हुआ दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से चुन्नी मांगी। दुकानदार ने चुन्नी इसी लड़के के लिए संभाल कर रख ली थी और आज पैसे लेकर चुन्नी दे दी। खुशी के साथ में आसमान पर उड़ता हुआ वह लड़का उसे चुन्नी को अपने हाथों में छुपाए हुए बाजार में उस लड़की को ढूंढने लगा और थोड़ी देर बाद वह लड़की उसे मिल गई। लड़का थोड़ा शर्माते हुए वही रोज वाला प्रश्न पूछता है, क्या तेरी सगाई हो गई, और लड़की का जवाब था, हाँ हो गई, तभी तो आज मैंने यह नई रेशमी चुन्नी पहनी है, इसमें मोती भी जड़े हैं। ऐसा कहकर लड़की शर्मा कर भाग गई। लड़के का दिल टूटा और वह दिल में दर्द और आंखों में आंसू छुपाता हुआ भागने लगा। अब लड़का चिड़चिड़ा हो गया। माता पिता ने पूछा, दोस्तों ने पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। हिंसक होने लगा, छोटी छोटी बातों पर मारपीट करने लगा। इस तरह 10 साल बीत गए और लड़का राजा की सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हो गया। घुड़सवारी और तलवारबाजी में वह निपुण था और इसीलिए वह सेनापति का खास था। एक दिन राजा जब अपने दरबार में बैठे थे तो उन्हें सूचना मिली कि यवन आक्रांताओं का एक भारी भरकम समूह भारत भूमि की ओर बढ़ रहा है और रास्ते में पड़ने वाले सभी जनपदों में भारी तबाही मचाता हुआ, रक्तपात करता हुआ आगे बढ़ रहा है। राजा तुरंत इस विषय पर मंत्रियों, सामंतों और सेनापति के साथ चर्चा करते हैं और फिर युद्ध का जय घोष हो उठता है। युद्ध के लिए कूच करने का दिन निश्चित किया जाता है और पूरी रणनीति तैयार कर ली जाती है। सेनापति अपनी बैरक में सभी सिपाहियों का हौसला बढ़ाते हैं तो यह लड़का, जिसका नाम सिद्धार्थ था, अपने सेनापति को विश्वास दिलाता है, सेनापति जी, आप हम पर विश्वास रखें,
हम जान दे देंगे लेकिन अपने देश पर कोई संकट नहीं आने देंगे। रक्त की आखिरी बूंद भी बहा देंगे और हम विजयी होंगे। सेनापति सिद्धार्थ को गले लगा लेता है और युद्ध से पहले किसी जरूरी काम के लिए उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। सेनापति के घर पर पहुंचकर सिद्धार्थ को एक जोर का झटका लगा, क्योंकि सेनापति की पत्नी कोई और नहीं, वह लड़की थी जिसे बहुत साल पहले वह बाजार में मिला करता था और उससे पूछा करता था, क्या तेरी सगाई हो गई? और लड़की हमेशा नहीं कहते हुए भाग जाती थी। सिद्धार्थ ने देखा कि सेनापति की पत्नी बहुत घबराई हुई है और वह युद्ध में सेनापति की कुशलता को लेकर बहुत चिंतित है। सिद्धार्थ ने सेनापति की पत्नी को वचन दिया, आप चिंतित ना हों देवी, हम इस युद्ध में शत्रुओं के छक्के भी छुड़ा देंगे और सेनापति जी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम सेनापति को सकुशल आपके पास लाने के लिए वचनबद्ध हैं। अगले दिन से भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दोनों ओर से सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। हर कोई एक मोर्चे पर लड़ रहा था, लेकिन सिद्धार्थ दो दो मोर्चों पर लड़ रहा था। एक तरफ वह शत्रु सेना को अपनी तलवारों से गाजर मूली की तरह काट रहा था, तो दूसरी तरफ वह सेनापति के इर्द गिर्द एक सुरक्षित घेरा बनाए हुए था, क्योंकि उसे सेनापति की सुरक्षा का अपना वचन भी निभाना था। दिन भर युद्ध होता और लाशें गिरती, और रात होते ही सेना अपने अपने शिविरों में चली जाती। घायलों की मरहम पट्टी की जाती और मृतकों को जलाया जाता। कई हफ्तों तक चले इस युद्ध में अंततः भारतवर्ष की सेना विजयी हुई, किंतु बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे। सिद्धार्थ की युद्ध नीति देखकर यह समझना कठिन था कि वह किसके लिए युद्ध कर रहा था, अपने राज्य के लिए या अपने सेनापति के लिए। वह सिर्फ अपने वचन के लिए युद्ध कर रहा था और वह वचन नहीं निभा पाया। सिद्धार्थ स्वयं बुरी तरह से घायल हो चुका था और सेनापति वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। सेनापति की रक्षा करने का अपना वचन वह जब तक निभा सकता था तब तक उसने निभाया। सेनापति की विधवा के सामने वह सर झुकाए खड़ा था और उसने एक ही प्रश्न किया, आप तो वचन देकर गए थे कि सेनापति की रक्षा अपने रक्त की आखिरी बूंद तक करेंगे, फिर क्या हुआ? सिद्धार्थ ने सर झुकाए हुए उत्तर दिया, जब तक मैं होश में था मैंने अपने वचन का पालन किया। सेनापति पर आंच आने से पहले तीर मुझ पर लगा और मैं बेहोश होकर गिर गया। यवन आक्रांताओं को खदेड़ देने के बाद एक तरफ राज्य में हर्ष का माहौल था, तो दूसरी तरफ सेनापति समेत कई महत्वपूर्ण सिपाहियों के वीर गति को प्राप्त होने का दुख भी था। किंतु राज्य अपनी व्यवस्था से पीछे नहीं हट सकता था। अतः सिद्धार्थ को सेनापति बनाया गया और सेना को मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए गए। सेना में नई भर्तियों के दरवाजे खोले गए। 10 वर्ष और बीत गए। यवन आक्रमणकारियों का नया राजा इस बार नई ताकत के साथ फिर भारत भूमि पर हमला करता है। फिर एक और हम आसान संग्राम की नींव तैयार होती है। सेनापति की विधवा अपने 2 जवान पुत्रों को सेवा में भर्ती होकर देश की रक्षा का आदेश देती है। पुत्र सेना में भर्ती होते हैं और एक बार फिर इन वीर पुत्रों की माँ सेनापति से कहती है, मेरे यह 2 पुत्र ही मेरे जीने का सहारा हैं, मेरे जीवन की आखिरी संपत्ति हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप इनकी रक्षा करेंगी। सेनापति इस बार उसे वीरांगना विधवा को वचन देते हैं, मेरी सेना में शामिल हुआ हर युवा इस राष्ट्र की धरोहर है, इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं आपको वचन देता हूँ कि अपने प्राणों का बलिदान करके भी इनकी रक्षा करूँगा। भयंकर संग्राम छिड़ता है और जय घोष के नारों के साथ तलवारों की टंकारों, घोड़े और हाथियों की आवाज़ों से आसमान गूंज उठता है। सेनापति सिद्धार्थ का नेतृत्व और उनकी व्यूह रचना बहुत कुशल थी। शत्रु सेना के लगातार छक्के छूट रहे थे, लेकिन इस बार भी सिद्धार्थ के लिए स्थिति स्वयं उसकी समझ से परे थी। वह युद्ध किसके लिए लड़ रहा है, राष्ट्र के लिए या दोनों युवा सैनिकों की विधवा माँ के लिए, जिससे सालों पहले वह पूछा करता था, तेरी सगाई हो गई, और वह बालिका नहीं कहकर भाग जाती थी। यवन सेना लगभग युद्ध हार चुकी है, इसीलिए धोखे से रात में सोती सेना पर आक्रमण करती है और कई सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है। सेनापति सिद्धार्थ अपनी जान बचाकर भागता है। सेना में अफरा तफरी मच जाती है कि उनका सेनापति डर छोड़कर भाग गया। यवन सेना अति उत्साहित होती है।
भारत विजय की उसकी आकांक्षा परवान चढ़ने लगती है। बंदी बनाए युवकों में से वे दोनों युवा सैनिक भी शामिल थे। यमन सेना उनकी बलि चढ़ाने जा रही थी कि अप्रत्याशित रूप से बाजी पलटती है और ऐसा घमासान कहर उन पर टूट पड़ता है कि वे संभल नहीं पाते और सेनापति सिद्धार्थ के नेतृत्व की एक टुकड़ी अपने सैनिकों को चंगुल से छुड़ा लेती है। यवन सैनिकों के चंगुल से ये दोनों भाई नहीं निकल पाते। तब सेनापति सिद्धार्थ अकेले ही शत्रुओं पर टूट पड़ता है और दोनों युवाओं सहित अन्य बुरे फंसे सैनिकों को बचा लेता है। इस प्रयास में वे पहले घायल होते हैं और फिर वीर गति को प्राप्त करते हैं। इस बार अपने दिए हुए वचन की वह लाज रख लेते हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। दोनों युवाओं की मां और पिछले सेनापति की पत्नी भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होती है। चिता पर लेटे हुए मृत शरीर को जब टटोला गया तो उसमें वही एक रंग बिरंगी चुन्नी निकलती है जो उसने सालों पहले खरीदी थी। वह महिला उस रंग बिरंगी चुन्नी को देखती है और पहचानती है और दहाड़े मार कर रोते हुए खुद भी अचेत हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई कि यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।